हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IAS चौपाल। मैं आशुतोष। आज प्राचीन भारतीय इतिहास के इस खंड में हम बात करेंगे प्राचीन भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों की। तो जो प्रमुख आक्रमण हुए हैं प्राचीन भारत में, एक है खामनी वंश के शासकों द्वारा, जो कि ईरान का राजवंश था, और दूसरा अटैक यूनानी शासकों का आता है जिसमें सिकंदर प्रमुख था। हखामनी वंश के शासक जो कि सबसे पहले आक्रमणकारी माने जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप पे। अगर हम इन आक्रमणों को थोड़ा गौर से देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि इनमें एक कॉमन फिनोमेना है। ये सारे आक्रमण भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से से हुए हैं, पश्चिमोत्तर भारत पे हुए हैं। चाहे वो प्राचीन भारत में हखामनी और यूनानी शासकों का आक्रमण हो या फिर कालांतर में मुगल शासकों का आक्रमण हो। तो इसके कारण को अगर हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि जो उत्तर पश्चिम के राज्य थे भारत के, वो काफी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और ये आपस में ही लड़ते थे, आपस में ही इनकी प्रतिस्पर्धा थी। वहां पे कोई एक सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी, एक सशक्त शक्ति नहीं थी जो इन सबको एकजुट रख सके। हमने पिछले अध्याय में देखा कि मगध का जो साम्राज्य था, इतना विशाल होते हुए भी वह पूर्वी और मध्य भारत तक ही सिमट गया था। उसका उत्तर पश्चिम भारत पे तक विस्तार नहीं हो पाया था। इस वजह से ये राज्य कमजोर थे, जिसमें कंबोज, मद्र और गांधार जैसे राज्य थे। ये सभी आपस में लड़ते झगड़ते थे और कमजोर राज्य थे, जिसका फायदा उठाकर पश्चिमोत्तर भारत को ही आक्रमण के लिए चुना गया इन विदेशी शासकों द्वारा। तो आइए देखते हैं इनको हम विस्तार से। विदेशी आक्रमणों की हम बात करें तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है प्राचीन भारत पे, वह खामनी वंश के शासकों द्वारा हुआ है, जिसे ईरानी वंश या पारसिक वंश भी कहा गया है। सबसे पहला आक्रमण साइरस द्वितीय ने किया था, जिसे खामनी वंश का संस्थापक भी कहा गया है। उसके बाद दारा प्रथम ने किया है, जिसे डेरियस वन भी कहा गया है। उसके बाद क्षार्स, जिसे जरक्सीज भी कहा गया है। यूनानी आक्रमण की बात करें तो सिकंदर का आक्रमण था 326 ईसा पूर्व में। जो इसके प्रमुख शासक थे हखामनी वंश के, उसको देख लेते हैं। साइरस द्वितीय, जिसे संस्थापक भी कहा गया है, इसका जो कालखंड है वो 558 ईसा पूर्व से लेकर 529 ईसा पूर्व तक था। यह भारत पर पहला आक्रमण किया मगर असफल रहा। यह गृह युद्ध में उलझा था, इस वजह से वो जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है उसे आगे नहीं बढ़ पाया, वहीं तक सिमट के ये रह गया। दारा प्रथम, जिसमें भारत पे प्रथम सफल आक्रमण करने वाला माना गया है इसे, इसका जो कालखंड रहा है वो 522 ईसा पूर्व से लेकर के 486 ईसा पूर्व तक। इसने गांधार और कंबोज, जो कि पश्चिमोत्तर राज्य थे भारत के, उसको फारसी साम्राज्य में मिलाया था। उसके बाद दारा का पुत्र क्षार्स है, जिसे जरक्सीज भी कहा गया है। इसका जो कालखंड है वो 486 ईसा पूर्व से लेकर के 465 ईसा पूर्व तक। इसने भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया था। अब आते हैं इसके कारणों पर कि क्या वजह थी जिसकी वजह से हखामनी जो शासक थे वो उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि भारत के जो पश्चिमोत्तर राज्य थे वो आपसी कलह के शिकार थे, आपसी प्रतिस्पर्धा के शिकार थे। उनमें एकता का भाव था, कोई भी एक संगठित शक्ति के अधीन वो नहीं थे। और मगध का जो साम्राज्य था उसका भी विस्तार वहां तक नहीं हो पाया था, इसलिए उनको एक मजबूत साम्राज्य का साथ नहीं मिला था भारत की ओर से। इस वजह से वो कमजोर थे और इसका फायदा जो बाहरी आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने उठाया। और ईरान उस वक्त जो सम्राट थे वहां पे मजबूत थे उस एरिया में, और उस जो पश्चिमोत्तर भारत है उसका एक सामरिक और आर्थिक महत्व भी था, क्योंकि यह पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ था। अब इसका प्रभाव क्या क्या हुआ, हखामनी आक्रमण का प्रभाव को अगर हम देखेंगे तो इससे खरोष्ठी लिपि का प्रसार हुआ भारत में। दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है खरोष्ठी लिपि। ईरानियों की अरमाइक लिपि का भी प्रसार हो रहा है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का भी आरंभ हो रहा है और समुद्री मार्गों से विदेशी व्यापार को भी बल मिला। तो ये सारे प्रभाव थे
जो कि हखामनी आक्रमण के फलस्वरूप भारत में देखने को मिलता है। अब आते हैं यूनानी आक्रमण की तरफ। तो जो सिकंदर का आक्रमण हुआ वो 326 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और ये मकदूनिया का शासक था। इसके पिता फिलिप थे। उसके मृत्यु के बाद यह मकदूनिया का शासक बना। और जब यह आक्रमण किया भारत में, उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था, जो मगध का सम्राट था, जिसे धनानंद जो सम्राट था मगध वंश का, इस वक्त उसका शासन था। अफगानिस्तान का एक क्षेत्र जिसे बैक्टीरिया कहा गया है, उसको जीतने के बाद यह हिंदुकुश पर्वत होते हुए खैबर दर्रा होते हुए भारत आया था। आम्भी जो कि तक्षशिला का शासक था, उसने इसकी सहायता की थी और इसके साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। तो इसमें जो अंदर से ही इसे सहायता मिल रही थी, भारत की तरफ से ही कुछ जो देशद्रोही थे जैसे आम्भी था, उसने सिकंदर की सहायता की थी। सिकंदर को पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। पोरस जो कि पंजाब का शासक था, झेलम और चिनाब का जो मध्यवर्ती क्षेत्र था उस पे पोरस का शासन था। जो झेलम में इसके साथ युद्ध हुआ, झेलम के किनारे, इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, इसमें पोरस की हार हुई। 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर अपने जो उसके जीते हुए प्रदेश थे उसको अपने सेनापति को सौंपकर वो 325 ईसा पूर्व में लौट गया था। लोग कहते हैं कि कुछ दार्शनिकों ने, कुछ भारतीय साधु संतों ने उसके मनोबल को तोड़ दिया था। इस वजह से उसे लगने लगा था कि युद्ध जीतकर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो एक हताश, निराश होकर वापस लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई, 33 वर्ष की अवस्था में। और सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जो थे, जिनकी मदद से भारत में इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, उनमें नियार्कस, अरिस्टोब्यूलस और ऑनसिक्रिटिस थे। तो इसे हम याद रखेंगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इससे, उसे हम देख लेते हैं। IAS 2000 में एक प्रश्न पूछा गया है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? A. नंदवंश, B. मौर्य वंश, C. शुंग वंश, D. कण्वंश। तो हमने अभी अभी देखा कि जो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में, जो उत्तर भारत में नंदवंश का शासन था और धनानंद उस वक्त सम्राट था। एक और प्रश्न हम लेते हैं, UPPSC प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? नियार्कस, ऑनसिक्रिटिस, डाइमेकस, अरिस्टोब्यूलस। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि सिकंदर के साथ जो आया था उसमें नियार्कस था, ऑनसिक्रिटिस था और अरिस्टोब्यूलस था। डाइमेकस बिंदुसार के कालखंड में आ रहा है, इसलिए डाइमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा C। अब सिकंदर के सफलता के कारणों को देखते हैं कि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण यह था कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई मजबूत साम्राज्य नहीं था जो कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधकर रख सके। 28 छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे जिनकी आपस में ही प्रतिस्पर्धा हो रही थी। और सिकंदर की सेना ने घोड़े का प्रयोग किया था, जबकि भारत में उस समय सिर्फ, अब तक युद्ध में पोरस जो युद्ध लड़े, पोरस की सेना में सिर्फ हाथियों का प्रयोग हुआ। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घोड़े अधिक तेज होते हैं और काफी फुर्ती से वो स्थान बदल सकते हैं और युद्ध में इससे सिकंदर की सेना को बहुत मदद मिली। कई इतिहासकार इसे सबसे बड़ा कारण मानते हैं कि पोरस हाथियों से युद्ध लड़ा और सिकंदर घोड़े लेकर आए थे, और इस वजह से सिकंदर के पास ज़्यादा समय था, ज़्यादा वक्त था और वो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता था, उसकी सेना पहुंच सकती थी। इस वजह से सिकंदर को पोरस पर विजय मिली। और एक सबसे महत्वपूर्ण कारक था आम्भी जैसे देशद्रोहियों का साथ, जो कि सिकंदर की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बना। अब सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा?
हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया, परंतु भारत अपरिवर्तित रहा। इसके प्रभाव को अगर हम देखें तो छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण होने लगा था, क्योंकि उन्हें एक साथ रहकर एकता में रहने का महत्व अब समझ में आने लगा था। प्राचीन यूरोप का प्राचीन भारत से भी संपर्क बढ़ा था। यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलुक शैली के सिक्के ढाले गए। सिकंदर ने कुछ नए नगर की स्थापना की, जिनमें पहला निकैया था, जो विजय के प्रतीक के रूप में। दूसरा बुके फाल था, जो सिकंदर का अपना प्रिय घोड़ा था, उसके नाम पर एक नगर की स्थापना उसने की। तीसरा सिकंदरिया, जो काबुल और सिंध क्षेत्र में है। भारतीय कला के क्षेत्र की बात करें तो मूर्ति कला में एक जो गांधार शैली का विकास आया है, का जो विकास हुआ है, वो भारतीय यूनानी कला से प्रेरित है, जो कि भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण कहा गया है। तो ये था सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।